नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात होती है तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही जनमत में आज जिस पहली खबर का जिक्र हो रहा है वो चुनावी गलियारों से जुड़ी हुई है। और इन दिनों ये चुनावी कॉरिडोर बिहार की तरफ चल पड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यानी 6 नवंबर को होगा। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 45,341 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2,135 बूथों पर वोटिंग शाम 5 बजे तक ही होगी। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन 6 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी क्योंकि ये संवेदनशील सीट मानी जा रही है। बुधवार सुबह से ही डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट और चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो गए। आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती पूरी कर दी गई। गुरुवार सुबह 5 बजे बूथ लेवल एजेंटों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल पोल कराया जाएगा, जिसके 2 घंटे के बाद यानी 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे। इस चरण में मतदान होने वाले जिले जो 18 जिले हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो वो 18 जिले जिनमें कल चुनाव होना है उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर, ये 18 जिले शामिल हैं। पहले चरण में कुल 2,406 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। माफ कीजिएगा, कुल 2,496 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से जांच के बाद 1,939 नामांकन वैध पाए गए। 70 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद 1,314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें 1,192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। इन 121 सीटों में से 102 सामान्य जबकि 19 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहले चरण में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,98,35,325 पुरुष हैं तो 1,76,77,219 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही साथ 758 थर्ड जेंडर भी मतदाता सूची में शामिल हैं। इसके अलावा 1,09,04 सर्विस वोटर भी मतदान करेंगे। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। 3,22,077 दिव्यांग मतदाता और 5,31,423 वरिष्ठ नागरिक, जिनमें से 5,24,687 की उम्र 80 वर्ष से अधिक है और 6,736 मतदाता 100 वर्ष से ऊपर है। इस लोकतांत्रिक पर्व में ये सभी हिस्सा लेंगे। पहली बार वोट डालने वालों की अगर बात की जाए तो पहली बार वोट डालने वाले 7,37,765 मतदाता भी इसी चरण में भाग लेंगे, यानी 18 वर्ष की आयु वाले। इनमें से अधिकांश 18 से 19 वर्ष के युवा हैं। यही 18 से 40 वर्ष के बीच के 1,96,27,330 युवा मतदाता इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनावों की दहलीज पर आ गया है और अब पहला जो चरण है वो पहले चरण का चुनाव कल होना है। तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और अब बारी मतदाताओं की है, वोटर्स की है। पहले चरण से ही ये पता चल जाएगा कि आखिर बिहार की ये चुनावी हवा, इसका रुख किस तरफ जा रहा है। चुनावी वायदे बहुत किए गए हैं। दावों का पिटारा जब खुला तो बहुत कुछ देखने को मिला। बयान बहादुरों ने अपने बयान भी तीखे बयानों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चलाए, लेकिन कसौटी पर कौन खरा उतरा है इसका फैसला कल होने जा रहा है, जब बिहार में पहले चरण के लिए चुनावी दौर में मतदान कल सुबह मतदाता करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और इससे ठीक एक दिन पहले यानी आज के दिन राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण आरोप लगाए।
जिसे कि हाइड्रोजन बम कहा गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया और सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के जमुई से 5 लोगों को मंच पर भी बुलाया। उन्होंने बारी बारी से बताया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। दावा किया गया कि उनके गांव से करीब 300 लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। एक वोटर ने राहुल से अपील की कि वो कुछ समाधान निकाले ताकि अगले चुनाव में उनके साथ ऐसा ना हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार चुनाव के बजाय हरियाणा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरों और एटम बम वाले बयान पर भी तंज कसा। किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार में मतदान होने जा रहा है पर राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने बेमतलब के मुद्दों पर भी एक प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब फर्जी था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इन सब के बीच राहुल ने जो प्रेजेंटेशन, जिसे वो हाइड्रोजन बम कह रहे थे, हाइड्रोजन बम फोड़ा। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि उनका ये हाइड्रोजन बम भी पहले वाले एटम बम के जैसे खुद से ही साबित हुआ। लेकिन इसका कितना बड़ा असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। After Madhepura, where we access कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया, तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि वंड के छकी कि हमने जो हम किरत करते हैं, जो कम करते हैं, उस कम नू गरीबां विच उन्हां दा ध्यान रखते उन्होंने वंड के हमें खाना चाहिए। गुरु नानक देव जी के इन्हां जो मंत्र हैं उन्होंने अपने जीवन नू उतारन लई अज इस अवसर के ऊपर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मैं पूरे प्रदेशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की मैं लख लख बधाई देना है। आज गुरु नानक देव जी का ये 555 प्रकाश पर्व है। मैं उन्होंने पुनः लख लख बधाई पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों देना। राहुल गांधी ने भी वोट चोरी का जो आरोप लगाया बिहार चुनाव, वहां पर भी इस तरह के जो तरह से देखते हैं जो राहुल गांधी कर रहा। नहीं, देखिए, इसके ऊपर तो विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कुछ भी, परंतु
देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है, मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। भाई काम के बारे में आप चर्चा करिए कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, परंतु आप इस प्रकार का झूठ फैला करके लोग आपके साथ नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी 4 पीढ़ियों ने देश के ऊपर शासन किया। अगर 4 पीढ़ियों के शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बाबा को झूठ बोलना पड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, ये सरेआम राहुल गांधी की बौखलाहट है। जो हरियाणा के जो नेता हैं वो अपने अंदर झांक नहीं रहे, अपनी गिरबान में झांक नहीं रहे कि वहाँ कितनी ज़बरदस्त पार्टीबाजी है। 2014 से पहले उन्होंने क्या किया था प्रदेश के अंदर, और 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हरियाणा में, उन 10 सालों में किस तरह से जो काम हुए, उन कामों की जीत 2024 की है। वो पारदर्शिता की जीत है, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की जीत है। वो सारे का सारा कि सबका साथ सबका विकास, जो हरियाणा के अंदर विकास हुआ, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ, हरियाणा के अंदर नौकरियों में जो खर्ची पर्ची थी वो खत्म किया, वो सारी की सारी जीत के कारण है, ना कि ये। अब आप ये बताएं, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 25 लाख 22 लाख कितना 25। अब जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तब क्या था? पार्लियामेंट का चुनाव हुआ ना, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। अरे लोकसभा के चुनाव में आप 10 में से 5 सीटें लेते हो इसी वोटर लिस्ट पर। तब तो वोटर लिस्ट ठीक थी, जब ईवीएम भी ठीक थी। अब जो असेंबली के चुनाव में आप हार गए तो ईवीएम भी गड़बड़ है और वोटर लिस्ट भी गड़बड़ है। तो बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले ही इस तरीके का बवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं जो उनको विवादों में डाल देता है। जाति आधारित अपने ऊल जलूल बयानों के लिए विश्वविख्यात राहुल गांधी ने इस बार भारतीय सेना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सेना पर जातिगत राजनीति का जो जहर उगला, उसको लेकर बीजेपी समेत कई दल उन पर हमलावर हैं। हिंदुस्तान की शक्तिशाली सेना जो हमारी सीमाओं और संस्कृति की रक्षा करती है, सेना के वो जवान जो हिमालय की ऊंचाइयों पर ठिठुरती ठंड में भी सिर्फ इसलिए जगते हैं ताकि हम चैन की नींद सो पाए। ये केवल वर्दी नहीं, ये भारत के हर नागरिक का विश्वास है, हर घर का गौरव है और हर हिंदुस्तानी के दिल में बसी आस्था है। लेकिन अफसोस ये है कि देश के नेता विपक्ष इन बातों से अनभिज्ञ हैं। राहुल गांधी और सेना का रिश्ता हमेशा से ही विवादों से घिरा रहा है। मसलन जब सेना ने शौर्य दिखाया तो राहुल गांधी ने उसी शौर्य पर सवाल उठाए। याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक के समय सबूत मांगे गए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो भाषा बोली जा रही थी वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लग रही थी। जनवरी 2021 में तमिलनाडु की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार सेना का उपयोग अमीरों की रक्षा के लिए कर रही है। ये वो बयान था जिसने देश के जवानों के मनोबल पर चोट पहुंचाई थी। और फिर जून 2020 में गलवान संघर्ष के बाद जब हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धूल चटाई थी, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यानी उन्होंने भारत की सेना की क्षमता और विजय पर ही संदेह जता दिया। 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। अब आप ही बताइए,
कि एक जिम्मेदार नेता से यह उम्मीद की जा सकती है, लेकिन राहुल गांधी बार बार वही करते हैं जो चीन और पाकिस्तान को खुश कर जाता है। यह मामला बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर सियासी तीर छोड़कर एक नया विवाद छेड़ दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हमेशा की तरह राहुल गांधी का यह बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। देश की 10% आबादी सेना को नियंत्रित करती है, यह कहा गया है। यह बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि देश की एकता पर प्रहार है। सेना किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग की नहीं होती। सेना पूरे भारत की होती है और उसका धर्म सिर्फ एक होता है, सैन्य धर्म। हर सैनिक की नसों में केवल एक पहचान बहती है और वो पहचान है भारतीय होने की, हिंदुस्तानी होने की। और सिर्फ एक भावना, एक धर्म के साथ सैनिक आगे बढ़ता है। वो भावना राष्ट्र सर्वोपरि की होती है, वो भावना देश सर्वोपरि की होती है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर न केवल सेना का अपमान किया है बल्कि देश की 140 करोड़ आबादी का भी, जनता का भी, हिंदुस्तानियों का भी अपमान किया है, क्योंकि उनका अटूट विश्वास अपनी सेना पर है। लेकिन राहुल गांधी को न अपनी देश की सेना पर विश्वास है न लोगों पर है। और अब वो मोदी विरोध करते करते सेना विरोध भी करने लगे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। पढ़ा होगा, ठीक है, अगला करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। इस सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। मोदी जी को मैं सुझाव देती हूँ, वो एक अपमान मंत्रालय खोले, क्योंकि हर 2 दिन कोई नया अपमान। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो, ऐसा कुछ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेना के लिए अच्छाई चाहते हैं, जो इस देश के भक्त हैं, वो मेरे भाई हैं। वो खड़े होते हैं लोगों के खिलाफ, डरते नहीं है, सच्चाई दिखाते हैं पूरे देश को। जो काम विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का नहीं कर सकती, वो कुछ राजनीतिक दल, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यापारी, राजनेता किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करें तो ठीक है, कोई चलता है, लेकिन भारत की सेना पर जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती, जो देश के 140 करोड़ देशवासियों को सुरक्षित रखते हैं, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनकी वीरता, उनके कामकाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कभी एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम राजद कांग्रेस के नेता करते हैं। और राहुल जी, जब जब आपने सेना के काम पर,
या उनके शौर्य पर प्रश्न जिन्हें उठाया है, देश की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं, देखिए, उनके भावना को समझने की जरूरत है। कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। उनका कहना है कि दलित पिछड़े लोग जो हैं वो आगे नहीं आ पाए हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है। इसमें क्या उन्होंने गलत कह दिया? भारतीय जनता पार्टी हर चीज को घुमा फिरा के पेश करती है। उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करे। राहुल जी ने सही तो कहा। राहुल जी ने तो आंकड़े बताए हैं कि जो देश के अंदर आंकड़े, देश के जो संसाधन हैं, उन तमाम संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है? उन तमाम संसाधनों पर केवल 10% लोगों का ही कब्जा है। 10% लोग, चाहे वो कोई भी हो, 10% लोग राज करें, 90% गुलामी करें। इस दिशा की तरफ पूरी तरह से तेजी के साथ कदम बढ़ाती हुई ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार की सारी नीतियां जो संविधान को खत्म करने की हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर किया जा सके। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद, शर्मनाक तो ये है ही, साथ में ये दुखद बयान भी है। अगर देश के एलओपी लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है, जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अगर हमारी सेना को जात पात, धर्म, मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, यही पार्टियां जो कि वर्षों से जात पात की राजनीति करते हैं, आज सेना को भी इस दलदल में घसीट रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं आज एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर के कर सकते हैं, जो लोग देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कह सकते हैं, जो माँ बहनों को गाली दे सकते हैं, जो देश की जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई खा सकते हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको तालाब भर पानी की जरूरत नहीं है, चुल्लू भरी। आपको अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की कहानी सुनाते हैं। ये छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है, लेकिन देखिए इसी धरती पर किस तरह से लैंड जिहाद की कहानी लिख दी गई है। यहाँ सिल्लोड विधानसभा क्षेत्र में लैंड जिहाद का एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर बिना अनुमति जामा मस्जिद प्रवेश द्वार, ईदगाह रोड प्रवेश द्वार और मौलाना आजाद प्रवेश द्वार के नाम से अवैध मजहबी निर्माण किया जा रहा है और इस पूरे विवाद ने अब तनाव का रूप ले लिया है। दरअसल जिस स्थान पर यह निर्माण हो रहा है वो शहर के बीचों बीच स्थित बच्चों के बागीचे, यानी जो बागीचे की भूमि है, जमीन है, वहां पर हो रहा है और इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है। लेकिन अब इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जगह पर मजहबी अतिक्रमण, अवैध निर्माण की खबर ने हिंदू संगठनों को आक्रोशित कर दिया है। सकल सनातन हिंदू संगठन ने इस अवैध निर्माण का विरोध किया और विरोध करते हुए यह आरोप लगाया कि यह सब विधायक अब्दुल सत्तार की शय पर हो रहा है। संगठन का कहना है कि सत्ता संरक्षण के कारण ही प्रशासन इस अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वास्तव में यह मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब महंत परम पूज्य श्री सर्वानंद सरस्वती जी महाराज ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस अवैध निर्माण को रोकने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत जिलाधिकारी को कार्रवाई के आदेश भी दिए थे, लेकिन आरोप यह है कि जिलाधिकारी ने अब्दुल सत्तार के दबाव में 20 दिनों तक यह पत्र दबा कर रखा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी के विरोध में 4 अक्टूबर 2025 को सिल्लोड तहसील कार्यालय के सामने महंत सर्वानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में सकल हिंदू समाज अनशन पर बैठ गया। मांग की गई कि जब तक यह अवैध मजहबी निर्माण हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज इस अनशन का दूसरा दिन था और इस बीच महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान भाजपा विधायक संतोष दानवे अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने महाराज जी से और सकल हिंदू समाज को आश्वासन दिया कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।
साथ ही अनुरोध किया कि आचार संहिता के चलते फिलहाल अनशन समाप्त कर दिया जाए। कानून और प्रशासन की गरिमा का सम्मान करते हुए परम पूज्य सर्वानंद सरस्वती जी महाराज ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की है, लेकिन यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर जल्द ही इस अवैध मजहबी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस और नगर परिषद की टीम हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। सिल्लोड में अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है कि क्या अवैध निर्माण पर रोक लगेगी या मामला और बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी आंदोलन कर रहे लोगों का समर्थन किया है और इस लड़ाई में साथ देने की घोषणा की है। ऐसा है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक खड़ा है, उसके सामने से सभी देवी देवताओं की मिरोनुक जाती है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की, गणेश जी की और सभी की यहाँ से मिरोनुक जाती है, तो उसी समय उसके वहाँ पर एक जामा मस्जिद प्रवेश द्वार का एक गेट बनाया गया और सकल हिंदू समाज की भावनाओं को दुखाने का अब्दुल सत्तार ने जो कृत्य किया है उसका जवाब हम आगे चल के आचार संहिता के बाद देंगे। जिलाधिकारी का पत्र व्यवहार नहीं, यह तो मुख्यमंत्री जी का आदेश था 14 अक्टूबर का कि इसको तुरंत स्थगिति दी जाए, पर कलेक्टर ने इसको 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को भेजा नहीं है और उस पर उसका पूर्णत्व को काम पूरा करके उसके बाद 3 तारीख को सीओ को लेटर भेजा है। ये मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को दिया था मेल द्वारे कलेक्टर को, लेकिन कलेक्टर ने इस आदेश को 20 दिन तक सिल्लोड सीओ को नगर पालिका को भेजा नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले के सिल्लोड शहर में अवैध तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। अवैध तरीके से अलग अलग प्रवेश द्वार यहां पर बनाए जा रहे हैं और इन प्रवेश द्वारों को यहां से हटाने की मांग को लेकर साधु संत के साथ सकल हिंदू समाज यहां पर अनशन पर बैठा हुआ है। आज अनशन का दूसरा दिन है और भाजपा के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, हमारे जो महंत है सर्वानंद सरस्वती महाराज जी, ये हिंदुओं की जो भावनाएं जिन्होंने दुखाने का जो काम किया है, इसके विरोध में यहाँ उपोषण में बैठे हैं। इसलिए हम सब लोग उनको यहाँ पे उनके साथ यहाँ बैठे हैं और उनकी जो मांग है कि 2 समाजों में यहाँ पे कुछ मतभेद होने नहीं चाहिए। ये यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, जो विधायक है, इन्होंने जानबूझ के हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके स्मारक के सामने गलत तरीके से कोई जामा मस्जिद का कमान यहाँ पे खड़ा करने का प्रयास किया है और इसको सीएम ऑफिस से या तो सरकार की तरफ से स्थगिति देने के बाद भी वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका विरोध हम लोग करते हैं और निश्चित रूप से जो अभी आचार संहिता लागू हुई है इसका सम्मान करते हुए सरकार का आदेश होते हुए यहाँ पे जो गलत तरीके से काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। ये जो संघर्ष है ये बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये थे भाजपा के विधायक संतोष दानवे जी, जिनका कहना है कि आचार संहिता लगी हुई है महाराष्ट्र में, अब इसके लिए महाराज जी से विनती करने के लिए आए हैं कि अब ये आंदोलन खत्म करिए और हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार
अब्दुल सत्तार जो यहाँ के विधायक है, उनके आशीर्वाद के चलते यहाँ पर इस तरह से लैंड जिहाद के मामले सामने आते हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, हिंदुओं की जमीन हड़पने के मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं के मंदिर पर भी यहाँ पर अतिक्रमण करने के मामले सामने आने के बाद भी अभी तक किसी पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अब्दुल सत्तार के गुंडों का नंगा नाच इस सिल्लोड में चलता है और यह बंद होना चाहिए। इसी मांग को लेकर सकल हिंदू समाज सिल्लोड के तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन अनशन पर बैठा हुआ है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। धर्मवीर छत्रपति संभाजी नगर में जामा मस्जिद का एक महाद्वार बन रहा है और वहां के शिव भक्त इसका विरोध कर रहे हैं और आपके मदद की मांग कर रहे हैं। सर, पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज नगर के सारे शिव भक्तों को, जो सिल्लोड में इतना बड़ा महागेट बन रहा है, महाद्वार बन रहा है जामा मस्जिद का, उसका विरोध कर रहे हैं। धर्मवीर संभाजी महाराज के भूमि पर इस प्रकार का कृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवसेना का विधायक अब्दुल सत्तार है, ये वहां से बताया गया है। और सत्तार पर इसके पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एकनाथ शिंदे जी कार्रवाई क्यों नहीं करते, अपने दल का क्यों संरक्षण देते हैं, ये प्रश्न भी इन लोगों ने यहाँ पर पूछा है। और जो मुझे वीडियो के द्वारा वहां के शिव भक्तों ने अपील की है कि मैं उनके मदद में खड़ा रहूं, तो मैं वचन देता हूं, आप लड़िए, हम आपके साथ है। ये धर्मवीर की भूमि है। जनमत में अब बात आज की गुड न्यूज की। आज पूरे देश में देव दीपावली की रौनक है और वाराणसी यानी भोले की नगरी काशी में देव दीपावली की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बेहद खास है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। वाराणसी में देव दीपावली का दृश्य इस बार भी बहुत मनमोहक है, अद्भुत है। शाम ढलते ही गंगा के घाटों पर असंख्य दीपों की लड़ियां सज गई। ऐसा लगा मानो पूरा देवलोक धरती पर उतर आया हो। गंगा के दोनों तटों पर इस बार 25 लाख दीपों की ज्योति जली, जिसने काशी को दिव्य आभा से नहला दिया। नमो घाट से इस महाउत्सव का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया। उनके दीप जलाते ही काशी के सभी घाटों पर हजारों लाखों दीप एक साथ टिमटिमाने लगे। मां गंगा का तट दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठा और हर तरफ हर हर गंगे के जय घोष गूंजने लगे। गंगा के उस पार भी इस बार 3 लाख दीपों से किनारा रोशन किया गया। देश विदेश से आए पर्यटकों ने घाटों पर दीपदान कर इस अद्भुत क्षण का, इस अद्भुत पल का वो साक्षी बने। कई श्रद्धालु गंगा की गोद से नौका विहार करते हुए इस दैवीय दृश्य का आनंद लेते हुए नजर आए। शहर के प्रमुख घाटों पर इस बार विशेष थीम पर सजावट की गई। 80 घाट पर हुई इस भव्य महाआरती में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ये महाआरती आज की समर्पित की गई, जबकि दशाश्वमेध घाट पर देशभक्ति की थीम झलकी। कहीं पुलिस के जवानों और बलिदानियों को याद किया गया तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित हुई ये महाआरती। इसके अलावा घाटों पर आध्यात्म और संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिला। बबुआ पांडे घाट पर दीपों से आई लव काशी लिखा गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। काशी के आकाश में रोशनी, भक्ति और उत्साह का जो संगम दिखा, उसने हर देखने वाले को मंत्र मुग्ध कर दिया। और चलिए, इस अलौकिक तस्वीर के साथ ही जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।